तो अब जो जितने भी सिंबल्स निकाले गए हैं, चाहे कमल का फूल है, चाहे कोणार्क जो पहिया है, और आप देखे होंगे कि कमल के जो एम्बलम बना हुआ है G20 का, कमल के फूल में के ऊपर ग्लोब बना है, और ग्लोब में नीला रंग है। नीला रंग यानी आप क्लियर एनवायरनमेंट, ये जो सिंबल है क्लियर एनवायरनमेंट, चाहे वो पानी हो, हवा हो, धरती हो, सब क्लियर होना चाहिए। पॉल्यूटेड कहीं नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन कहीं नहीं होना चाहिए। तो ये चीज, एक एक चीज उन्होंने सोच समझ करके बहुत ज्यादा माइंड स्टॉर्मिंग सेशन करके तब निकाली है कि भाई ये सारी चीजें हम यहाँ से सिग्निफाई करेंगे कि G20 का मतलब ये है। जिस कमलम की आपने बात की, दरअसल वो कमल का फूल है और ब्रास से बनाया जाता है यहाँ पर। जो कमल का फूल हमारे झील में, तालाब में होता है, और इंडिया को लेकर के इसका बड़ा अच्छा सिग्निफिकेंस है। हमारे यहाँ जब भी हम रिलीजियस रिचुअल्स करते हैं, किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, खासकर लक्ष्मी जी की पूजा जो पैसे की देवी हैं, पैसे और वेल्थ की देवी हैं, तो उनके आगे हम ये कमल जो है, कमल का फूल, ये रखते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत में ये चीजें हो जाएंगी आज की। और जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, आज देखिए जितने भी एफडीआईज हैं, सबसे ज्यादा एफडीआईज आज हमारे पास आ रही है। चाहे वो माइक्रोचिप बनाने वाली इंडस्ट्री हो, या फिर फोन बनाने वाली कंपनियां हो, या ऑटोमोटिव कंपनियां हो, और सबसे बड़ा बाजार हम बनने जा रहे हैं ऑटोमोटिव का। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और बहुत सारे लोग G20 की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। इसके पीछे वजह यह है कि देखिए, जब मोदी जी नहीं थे पीएम हमारे यहाँ, तो भी हमारे यहाँ सैटेलाइट्स आसमान में छोड़े जाते थे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, और मोदी जी पर्सनली जाकर के उस टीम से मिलते हैं, इसरो की टीम से मिलते हैं, इसरो की टीम को बधाई देते हैं, चंद्रयान के लिए भी, आदित्य L1 जो सूरज के स्टडी के लिए गया है हमारा सैटेलाइट, उसके लिए भी। तो जब पीएम का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है और उसे इतनी ज्यादा कवरेज मिल रही है, उसके बाद ये हुआ कि लोगों का ध्यान जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ हो गया। वरना हमारे नेशनल आइडियल्स जो होते थे, वो फिल्म स्टार्स होते थे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शाहज और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें ज्वाइन किया इंडिया से पंकज श्रीवास्तव ने। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। धन्यवाद महवेश जी, मुझे एक बार फिर अपने शो में बुलाने के लिए। ओके जी व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। 9 सितंबर यानी कि 9 और 10 सितंबर हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़े दिन साबित होने वाले हैं, और पहली दफा इतिहास में मेरे ख्याल से पहला समिट है जो शुरू होने से पहले ही कामयाब हो चुका था, और हर तरफ इसके चर्चे दिखाई दे रहे थे। जी हाँ, G20 की बात हो रही है। G20 समिट इस वक्त भारत न्यू दिल्ली में चल रहा है। सर क्या कहेंगे उस हवाले से, किस तरह तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से जो है ना हिंदुस्तान को सजाया गया है, कौन कौन सी कंट्रीज किस किस तरह से शिरकत कर रही हैं, थोड़ा ब्रीफ करें। जी, इसकी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी, बहुत पहले से चल रही थी। और कल से, बल्कि कल के 2-3 दिन पहले से ही कुछ एक रूट्स जो है दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली, जहां पर ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, वो जगह है प्रगति मैदान। प्रगति मैदान में एक भारत मंडपम नाम से एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है। बहुत बड़ा ही खूबसूरत है वो हॉल, और इसके लिए पूरी दिल्ली को सजाया गया है, जिससे कि पूरे जो विदेशी मेहमान हैं हमारे, आए, आकर के देखें, उन्हें एक अच्छा इंप्रेशन मिले। और भारत, मतलब ये जो प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही इतनी चर्चा में है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है, इस बार ग्लोबल साउथ की बात हो रही है। तैयारी बहुत चाक चौबंद की गई है, और बहुत सारे रूट्स जो है, सड़कें जो है आम लोगों के लिए बंद कर दी गई हैं, सिर्फ विदेशी मेहमानों के लिए खुली रहेंगी इन 3 दिनों के लिए। मतलब कल से, यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे तो बंद रहेगा ही। ये 3 दिनों के लिए स्कूल्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज भी बंद कर दिए गए, छुट्टी कर दी गई है। वरना दिल्ली 2.25 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पर, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। अगर वो सब भी ट्रैफिक चलता रहता तो पॉसिबल नहीं था कि इसे बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसा आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा, आज इनॉग्रेशन है इसका, तो वो कर पाते। इसके मतलब ऐसा नहीं कर पाते फिर हम। उसके लिए इन लोगों ने तैयारियां बहुत पहले से, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना, फिर बहुत सारी सड़कें बंद करना, ये सब कर रखा था। और इसमें G20 जो है, इसमें एक देश जो है वो यूरोपियन यूनियन है। यानी यूरोपियन यूनियन के 27 देश जो है वो एक देश है। बाकी इसके अलावा 19 देश और भी हैं, जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया, अर्जेंटीना से लेकर टर्की, इजिप्ट से लेकर के जापान भी है इसमें।
चाइना भी है, साउथ कोरिया है। अ, इस बार जो है ग्लोबल साउथ की, जैसा मैं बोल रहा था अभी बात की जा रही है, ग्लोबल साउथ के लिए इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये। ग्लोबल साउथ क्या है? अगर हम दुनिया को नॉर्थ और साउथ में बांट दें, पूरे ग्लोब को नॉर्थ और साउथ में बांट देते हैं, तो नॉर्थ में जितने भी कंट्रीज हैं उसमें यूरोपियन यूनियन के देश आ गए, अमेरिका आ गया, कनाडा आ गया, और भी जितने, इवन जापान भी आ गया, जापान साउथ कोरिया भी आ गया। ये सारे तरक्कीशुदा मुल्क हैं। ये मुल्क जो है मतलब ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं। और दूसरी तरफ आप साउथ में देखें, पूरा लैटिन अमेरिका साउथ में है, ग्लोबल साउथ में। अफ्रीका को भूमध्य रेखा जो है वो बीच से बाइसेक्ट करती है, बट पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी साउथ में आ जाता है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इनकी इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अभी इंडोनेशिया और ये थाईलैंड राइज कर रहे हैं, वियतनाम राइज कर रहा है। लेकिन इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी भी अभी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है। और साउथ एशिया, एशिया में अगर हम भारत को छोड़ दें तो भारत की इकोनॉमी राइज करी, बाकी जो पड़ोसी देश है उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही। तो ग्लोबल साउथ में आमतौर पर सारे गरीब और जो तरक्कीशुदा मुल्क है, तरक्की करने वाले मुल्क हैं, वो डेवलपिंग इकोनॉमीज आ रही हैं। तो ग्लोबल साउथ की आवाज इस बार भारत बन रहा है। पहले ये काम चाइना कर रहा था, लेकिन चाइना ने कोरोना के बाद और फिर उसके बाद जिस तरह से मतलब उसकी इकोनॉमी डैमेज हुई है, तो वो उतना नहीं कर पाए। अब इंडिया इस चीज को आगे बढ़ाएगा और इंडिया इन सब की आवाज को रखेगा। मतलब ये नहीं है कि इंडिया लीडर बन जाएगा इन सब का, इंडिया इन सारे देशों की आवाज को रखेगा। और इसमें इस बार के G20 में एक खास बात हुई है। पूरे अफ्रीकन यूनियन को, जो मेरे ख्याल से 54 या 55 देश हैं अफ्रीका में, ये सारे देश को इसमें एक आइडेंटिटी के नाम से, अब G21 बोला जाएगा इसे, एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी के नाम से इन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। और भारत जो है बहुत शुरुआत से ही अफ्रीका के साथ जुड़ा रहा है और अफ्रीका के मसलों को मतलब उसके समाधान के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए काम करता रहा है। इस बात का तो बड़ा सबूत ये है, अफ्रीकन यूनियन चीफ को जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने हक किया, अपने साथ लेके आए और जिस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया, जिस तरह से उनको जो है ना प्रायोरिटाइज किया इस सारे के अंदर, तो इससे वाज़ेह है कि हिंदुस्तान और अफ्रीका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और हिंदुस्तान इतनी अथॉरिटी रखता है कि वो 20 को 21 कर सके सर। देखिए, बात अथॉरिटी की नहीं है, ये है कि जब सारे लोग सहमत होंगे तभी ये बात हो पाएगी, और आज हो भी गई है ये चीज। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले बोला कि आप सबकी सहमति से, आप सबकी मतलब मंशा से, आप सबके अप्रूवल से हम इस चीज को करने जा रहे हैं। और फिर उन्हें बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया गया है। और अफ्रीका, देखिए अफ्रीका ऐसा देश है जिसे चीन ने बुरी तरह लूटा है। पहले वेस्ट ने लूटा और चीन ने भी अपने डेट ट्रैप में फंसा करके लूटा है। दूसरा, अफ्रीका के जितने भी मिनरल्स हैं, नेचुरल मिनरल्स हैं, वो सारे वहां से एक्सट्रैक्ट करके और अफ्रीकन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात कह के झांसा दे करके चीन ने भी बहुत बुरी तरह से लूटा है अफ्रीका को। लेकिन अब क्योंकि भारत आ गया है और बाकी G20 में जब अफ्रीका शामिल हो गया है, तो एक कोई देश जो है, कोई एक देश अपने जाति मफाद के लिए अफ्रीका को लूट नहीं सकेगा। अब सही मायने में अफ्रीका की तरक्की होगी। इस बात का जो भरोसा है वो हम सबको ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हो गया है। अच्छा सर, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो इस मीटिंग को बहुत सीरियस लेके और बहुत ही ऐसे तरीके से निभाएंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। और अब जिस तरह उन्होंने गिफ्ट्स पेश किए और कमलम आई गेस उसको कहते हैं, जिस तरह से उन्होंने वो पेश किया मुल्कों को, और भी बहुत सारे 50 लॉट्स का गिफ्ट मिला, इस तरह और भी बहुत सारे तोहफे तोहफे लोगों को दिए जा रहे हैं। मीटिंग अभी जारी है और इन सारी चीज़ों में जो उनकी रिप्रेजेंटेशन रही है, क्या कहेंगे उसके हवाले से? जिस कमलम की आपने बात की, दरअसल वो कमल का फूल है और ब्रास से बनाया जाता है यहाँ पर। जो कमल का फूल हमारे झील में, तालाब में होता है। और इंडिया को लेकर के इसका बड़ा अच्छा सिग्निफिकेंस है। हमारे यहाँ जब भी हम रिलीजियस रिचुअल्स करते हैं, किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, खासकर लक्ष्मी जी की पूजा जो पैसे की देवी हैं, पैसे और वेल्थ की देवी हैं, तो उनके आगे हम ये कमल जो है, कमल का फूल, ये रखते हैं, उनको भेंट चढ़ाते हैं। तो और वैसे भी जितने भी शुभ काम होते हैं, जो हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक सेरेमनीज होती हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, उसमें भी कमल का बहुत बड़ा महत्व रहता है। तो ये जो कमल कमल का फूल दिया जा रहा है हमारे गेस्ट को, करीब 50 कमल के फूल ब्रास के बना करके दिए जा रहे हैं। इसे बनाने वाले मनमोहन सैनी जी हैं।
जिन्हें पहले भी पुरस्कार मिल चुके हैं, काफी प्राइज वगैरह मिल चुके हैं उनके अच्छे कामों के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट में वो माहिर आदमी हैं। वो यूपी के महोबा में रहते हैं और उन्हें 8 महीने पहले ही ऑर्डर दे दिया गया था कि भाई आपको 50 कमल के फूल बना के देने हैं। इसमें 8 पेटल्स हैं, 8 बड़े पेटल्स, 8 छोटे पेटल्स हैं, और वो कमल का फूल खिल जाता है पूरा। जब उसे आप खींचते हैं तो उसे वो खिल जाता है। ये इंडिया को सिग्निफाई करता है। जैसे पहले बहुत साल पहले जब भी कोई गेस्ट आता था उसे हम ताजमहल गिफ्ट किया करते थे। तो मोदी जी ने और बाकी दूसरे कुछ नेताओं ने बोला भाई ताजमहल हम क्यों दे रहे हैं? ताजमहल तो मकबरा है ना, यानी वहां 2 लाशें दफन है ना। आप किसी को लाशों वाला मकबरा देंगे? क्या उम्मीद कर रहे हैं आपकी वो भी मर जाए? मतलब ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना। और कमल गेस्चर जो अच्छा है, नहीं था क्या? जी वो जेस्चर बहुत बुरा था। तो और इस पर किसी ने ध्यान दिया नहीं था, क्योंकि टूरिस्ट आते थे ताजमहल देखने के लिए, तो हम लोगों ने बोला अच्छा ताजमहल चलो उठा के अभी से दो, ये हमारे इसे एक एम्बलम बना देते हैं, नेशनल एम्बलम। लेकिन वो है क्या भाई, 2 आदमी मरे हुए हैं ना, उसे उन्हें गाड़ा गया वहां पर। तो इसलिए वो चीज हटा करके कमल का फूल दिया गया। कमल का फूल न सिर्फ पैसे का सिंबल है, जबकि पूरे वेल्थ का सिंबल है, विजडम का भी सिंबल है। और वेल्थ यानी मतलब ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। तो अगर आप किसी को कमल का फूल दे रहे हैं, आप उसके लिए जो जेस्चर दे रहे हैं वो ये है कि भाई आपके यहाँ न सिर्फ पैसे आए बल्कि ओवरऑल वेल्थ आए। वेल्थ यानी आप इंटरनल जो आपका क्या बोलते हैं आपको, इंटरनली भी आप खुश महसूस करें, हमेशा हमेशा खुश रहें। आपके यहाँ किसी चीज की कमी ना रहे, न पैसे की न किसी और चीज की। आपके यहाँ दुख बीमारी नहीं रहे, आप हर लिहाज से हमेशा खुश रहें। ये इसका सिंबल है कमल। इसीलिए कमल का फूल दिया गया। और इसे कमलम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कमल के फूल को संस्कृत में कमलम बोलते हैं। और दक्षिण की जो हमारी भाषा है, साउथ इंडिया में हमारी जो लैंग्वेजेस है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु, ये 5 भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें भी कमल को कमलम आज भी बोला जाता है। तो इसलिए कमलम बोला गया है इस फूल को। और कहने होपफुली की तुम जरूरत लोग नहीं है खुद कि ये तारीफ फूल जो है, जी ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये जो फूल है ये बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी साहब जिस पार्टी के लीडर हैं, उस पार्टी का जो सिंबल है वो भी कमल ही है। ओके ओके, होपफुली जिन लोगों को इस सब के बारे में नहीं पता था वो भी क्लियर हो गया होगा। सर एक और चीज मुझे पूछनी थी, जो बहुत ऐसे तरीके से जो है बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेज को हर चीज को सजाया गया, लेकिन पीछे जो पहिए का निशान है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो पहिया है दरअसल ये, वैसे अगर आप देखें पहिए को एक अलग आइडेंटिटी के रूप में, तो ये है कि मतलब पहिया चलता रहता, रुका नहीं रहता। पहिए का मतलब आप चलते रहिए, और चलिए किस तरफ? आप तरक्की की तरफ, प्रगति की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ आप चलते रहिए। लेकिन ये जो पहिया लगा के दिया गया, ये उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल का, जो हमारे टेम्पल बना हुआ है, वो टेम्पल जो है एक रथ के फॉर्म में बना हुआ है, चैरियट, जिसे घोड़े खींचते हैं। और कोणार्क यानी सूरज का रथ। कोणार्क जो है हमारे यहाँ सूरज को बोलते हैं। सूरज के कई नाम है, अमिताभ, भास्कर, सूर्य, बहुत सारे और नाम है। लेकिन ये कोणार्क टेम्पल में जो पहिया लगा है ये वो है। यानी कि आप प्रगति की तरफ, रोशनी की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ आगे चलते रहें। ये उसका जेस्चर है, उसका सिंबल है। तो उसके आगे खड़े होकर के पीएम मोदी जी ने सबका स्वागत किया है, सबका इस्तकबाल किया है। और ये एक एम्बलम बनाने की कोशिश की, ये है इंडिया। अभी तक जो आप जो एम्बलम देख रहे थे वो इंडिया को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, उसमें पॉजिटिविटी नहीं थी, पहली चीज ये। तो अब जो जितने भी सिंबल्स निकाले गए हैं, चाहे कमल का फूल है, चाहे कोणार्क जो पहिया है, और आप देखे होंगे कि कमल के जो एम्बलम बना हुआ है G20 का, कमल के फूल में के ऊपर ग्लोब बना है, और ग्लोब में नीला रंग है। नीला रंग यानी आप क्लियर एनवायरमेंट, ये जो सिंबल है क्लियर एनवायरमेंट, चाहे वो पानी हो, हवा हो, धरती हो, सब क्लियर होना चाहिए। पॉल्यूटेड कहीं नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन कहीं नहीं होना चाहिए। तो ये चीज, एक एक चीज उन्होंने सोच समझ करके बहुत ज्यादा माइंड स्टॉर्मिंग सेशन करके तब निकाली है कि भाई ये सारी चीजें हम यहाँ से सिग्निफाई करेंगे कि G20 का मतलब ये है। अमेजिंग, इतनी गहराई से मुझे नहीं लगता किसी मुल्क ने सोचा होगा। इवन अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा समिट हो रहा होता तो हम उसको बहुत इतना फॉर ग्रांटेड से लिया हुआ होता। हमने एक एक चीज इतनी डेप्थ में सोच के मीनिंग के साथ जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट की जा रही है। खैर इट्स अमेजिंग। सर आपको क्या लगता है, ये अभी तो मीटिंग जारी है, कल संडे है, कल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया भी होने जा रहा है और साथ में G20 भी, क्या चीज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अवाम के लिए ज्यादा प्रायोरिटी पर रहेगी? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का मैच जब भी होता है तो मान के चलिए कि ये वर्ल्ड वॉर जैसा सिचुएशन रहता है। लोग पाकिस्तान वर्ल्ड वॉर देख पाकिस्तान रहे हैं। G20 का
नाम बनाने के लिए मैच संडे को आ गया देखे। जी, पहले तो हमारी शुभकामनाएं, हमारी वेल विशेस पाकिस्तान की टीम को। और ये देखिएगा, ये मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और बहुत सारे लोग G20 की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। इसके पीछे वजह ये है कि देखिए, जब मोदी जी नहीं थे पीएम हमारे यहाँ, तो भी हमारे यहाँ सैटेलाइट्स आसमान में छोड़े जाते थे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं और मोदी जी पर्सनली जाकर के उस टीम से मिलते हैं, इसरो की टीम से मिलते हैं, इसरो की टीम को बधाई देते हैं, चंद्रयान के लिए भी, आदित्य L1 जो सूरज के स्टडी के लिए गया है हमारा सैटेलाइट, उसके लिए भी। तो जब पीएम का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है और उसे इतनी ज्यादा कवरेज मिल रही है, उसके बाद ये हुआ कि लोगों का ध्यान जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ हो गया। वरना हमारे नेशनल आइडियल्स जो होते थे, वो फिल्म स्टार्स होते थे। अभी तक हमारे जितने भी आइडियल्स हैं, मतलब आम जनता की मैं बात कर रहा हूँ, फिल्म स्टार्स होते थे। लेकिन अब मोदी जी ने जिस तरह से लोगों का ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ डाइवर्ट किया है, आज हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, हम स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। ये चीजें पहले भी थी, लेकिन आज बहुत ज्यादा लोगों में जागरूकता बढ़ गई है इसको लेकर के। तो आप देखिए, मैच के जो जिन लोगों को मैच देखना है, जो लोग मैच को लेकर के ज्यादा सीरियस हैं, वो तो यकीनन मैच ही देखेंगे। लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारे लोग हैं, उनका ध्यान पूरी तरह G20 पर रह जाएगा, क्योंकि G20 यहां से एक नई दिशा की तरफ मोड़ने वाला है। क्योंकि भारत यहां से, जब पहली बार भारत ने इसकी प्रेसिडेंसी संभाली है, उसके बाद अब इसमें ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जुड़ने वाले हैं। जिसमें कि आप देखिए, एनवायरनमेंट से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, साइंटिफिक डेवलपमेंट से लेकर के, इक्वालिटी ऑफ जेंडर की भी बात की गई है, क्लीन एनवायरनमेंट की भी बात की गई है यहाँ पर। ये सारी चीजें एजेंडा में जरूर थी, पहले से भी थी, लेकिन अब इस पर इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और मोदी जी की एक खासियत है, जब भी वो कोई काम करते हैं तो वो जो उनका काम होता है, वो एक रिक्शे वाले, एक तांगे वाले, एक ठेले पर सब्जियां बेचने वाले तक भी पहुंचता है। पहले तो ये सारी चीजें इंटेलेक्चुअल लेवल तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अब मोदी जी ने एक ऐसा जरिया अपनाया है, जिसकी वजह से एक आम आदमी भी, उसे भी पता है कि हमारा चंद्रयान क्या कर रहा है, वो जो आदित्य L1 है, वो क्या कर रहा है। एक आम आदमी भी आज डिस्कशन कर रहा है, पहले ये चीजें नहीं थी। तो ये होती है लीडरशिप। इस लीडरशिप की वजह से ये मोदी जी जहां भी हाथ डालते हैं, वहां पर सक्सेसफुल हो रहे हैं। किसी ने 10 साल पहले सोचा नहीं था कि इंडियन इकोनॉमी इतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। लेकिन ये मोदी जी हैं, जिन्होंने आज, पहले हम इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट लोग कंट्री थे, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज्यादा था और उसका जो जनरेशन था वो कम होता था। आज हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भरपूर हो रही है। न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, बल्कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ 200 मेगावाट से ज्यादा। मेरे पास अभी हाल फिलहाल का कोई डेटा नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि 200 मेगावाट से कहीं ज्यादा बिजली हम सोलर एनर्जी से बना रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत में ये चीजें हो जाएंगी आज की। और जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, आज देखिए जितने भी एफडीआईज हैं, सबसे ज्यादा एफडीआईज आज हमारे पास आ रही है। चाहे वो माइक्रोचिप बनाने वाली इंडस्ट्री हो, या फिर फोन बनाने वाली कंपनियां हो, या ऑटोमोटिव कंपनियां हो, सबसे बड़ा बाजार हम बनने जा रहे हैं ऑटोमोटिव का। तो ये सारी चीजें किसने किया? हमारे यहाँ सड़कें सबसे ज्यादा, आज आपको पता है हमारे यहाँ अमेरिका में 68,300, माफ कीजिएगा, 68,30,000 किलोमीटर सड़कें अमेरिका में बनी हैं। हमारे यहाँ 67 लाख किलोमीटर सड़कें बनी है। चाइना में 52 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। अभी जो सड़कों का नेटवर्क है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस समय हमारे जो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी जी, रात दिन उन्होंने काम किया, रात दिन काम किया। और मैं आपको क्या बताऊं, मेरा घर जो है, जहां मैं रह रहा हूं, ये दिल्ली का सैटेलाइट सिटी है, ग्रेटर नोएडा। यहां पर मेरे घर के पास, मैं 3 साल से यहां रह रहा हूं, और इन 3 साल में मैंने 2 बार सड़कें बनती हुई देखी हैं। जबकि पुरानी सड़कें टूटी नहीं होती, क्योंकि वो पुरानी हो जाती हैं, वो फिर उन्हें नहीं बना दिया जाता है। और मेरा एरिया जो है, जहां मैं रहता हूँ, कमर्शियल एरिया नहीं है। 21 साल की हूँ, आप सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मैं 21 साल की हूँ और मैंने पिछले 20 साल में एक दफा सड़कें बनती देखी हैं। ये तो आपके यहाँ लीडरशिप की मतलब करामात है। वरना जो वेल्थ है आपके यहाँ भी होगी, लेकिन लीडरशिप नहीं चाहती है कि, अभी मैं कोई खबर में पढ़ रहा था, आपके यहाँ किसी लीडर ने 18 महीने या 19 महीने रूल किया, और 97 अरब रुपए उसके घर में से निकले, हार्ड कैश, 17-18 महीने में। अब बताइए, आपके यहाँ ये हाल है।
करप्शन हमारे यहाँ भी था पहले, लेकिन मोदी जी ने आके लगभग सारा करप्शन खत्म कर दिया। जब लीडर ईमानदार रहता है, लीडर अपने घर वालों को मंत्रालय में, मिनिस्ट्री में नहीं डालता है, लीडर अपना घर नहीं भरता है, सिर्फ वो देश के लिए काम करता है, तब देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाती। ये मोदी जी ने दिखा दिया। थैंक यू सो मच सर, इट वाज लिटरली अमेजिंग सेशन। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पहले पता नहीं थी। आपने बात की कि चंद्रयान 3 अब इस लीडरशिप की वजह से बच्चे बच्चे को और गली चेहरे के लोगों को भी पता है चंद्रयान का। इसका इम्पैक्ट सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद लोगों को स्पार्को का नहीं पता था। चंद्रयान 3 के बाद उन्होंने सोचा कि हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं है, कुछ क्यों नहीं है, तब उनको जाकर पता चला कि यहाँ भी एक स्पार्को नामी चीज एग्जिस्ट करती है, उसका रोल क्या है और वो कर क्या रहा है। तो चंद्रयान का इम्पैक्ट इतना रहा है ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, स्पेशली पाकिस्तान में, कि यहाँ भी बच्चे बच्चे को पता चला है कि इसरो है, नासा है, इंटरनेशनल लेवल पे इन चीज़ों का क्या रोल है और किस तरह इम्पैक्टफुल है ये। थैंक यू सो मच सर। होपफुली ऑडियंस को भी G20 को लेके जितनी क्वेरीज थी सब खत्म हो गई होंगी। मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे मेरे गेस्ट को दें इजाजत।